वेलकम 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 डियर एस्पिरेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अमेंडेड अप टू 2026 तक जो भी चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो हम आपको इस सीरीज में कवर कराने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि ये आपके सभी आने वाले JK SSB एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट सीरीज है। आज है पहला लेक्चर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लेटेस्ट वर्जन का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारे एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज चल रहे हैं, इनको चेकआउट आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में हमारे ये कोर्सेज का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और J&K में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट अफोर्डेबल फी पे ये कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे हमारी JK सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पे। उसके साथ साथ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का आज जो लेक्चर नंबर 1 रहेगा वो रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और ज्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं है, बेसिक से पॉइंट्स हैं जो JK SSB आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछता है, वही डिटेल्स है। मैंने बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं रखा। आपके जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और JK SSB ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछ चुका है और पूछता भी है। और आपके स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस का जवाब आपको इसी लेक्चर के लास्ट पे देना है और ये सारे क्वेश्चंस को करना है। और हाँ, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको सारे अमेंडमेंट्स पढ़ाएंगे, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या चेंजेस हुए हैं या रूल्स में चेंजेस आए हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो सब हम आपको इस सीरीज में पढ़ाने वाले हैं। आज जो पहला लेक्चर है ये रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की हम स्टार्ट करेंगे 9 मार्च 1846 से। इस डेट पे होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है किस किस के दरमियान? अंग्रेजों और सिख्स के दरमियान। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो हुआ उसमें सिख्स जो हार गए, उसी लिए ट्रीटी ऑफ लाहौर आई। सिख्स को देना पड़ा ब्रिटिशर्स को पैसा और कुछ टेरिटरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हारी हुई सिख एम्पायर है उन्होंने कश्मीर दिया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कश्मीर जो सिख्स के पास था वो चला गया ब्रिटिशर्स के पास। किस ट्रीटी में? ट्रीटी ऑफ लाहौर में 1846 में जो हुई 9 मार्च। अब कश्मीर जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ आ गया, लेकिन कश्मीर को करेंगे क्या? अगले ही हफ्ते ब्रिटिशर्स इस कश्मीर को बेचते हैं। अगले ही हफ्ते ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो कश्मीर ब्रिटिशर्स के पास आया ट्रीटी ऑफ लाहौर में, उस कश्मीर को आगे बेचते हैं ब्रिटिशर्स। किसको? गुलाब सिंह को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कश्मीर को बेचती है। गुलाब सिंह ऑफ जम्मू जो थे, राजा ऑफ जम्मू जो थे गुलाब सिंह, उसको बेचते हैं कितने में? 75 लाख नानक शाही रुपीस। तो राजा गुलाब सिंह क्या करता है, वो ब्रिटिशर्स को देता है कश्मीर के बदले 75 लाख नानक शाही रुपीस, मतलब उन दिनों की जो करेंसी चलती थी उस टाइम पे। चलिए, अब ये था राजा ऑफ जम्मू गुलाब सिंह। अब जब कश्मीर भी मिला तो ब्रिटिशर्स ने बोला ये है अब महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिएट होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, और फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन जाते हैं गुलाब सिंह, और डोगरा रूल स्टार्ट होता है गुलाब सिंह के साथ। तो डोगरा रूल इधर से इधर तक चलता है, और गुलाब सिंह डोगरा रूल जो है इसका पहला महाराजा, फिर उसके बाद रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, फिर हरि सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है डोगरा रूल में, वो है
कि प्रजा सभा पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई 1934 में। ये बहुत बार जेकेएसएसबी ने सवाल पूछा। 1934 की में बनाया गया जेएंडके में फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका नाम है प्रजा सभा। रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है जेकेएसएसबी के जरिए। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको याद रखनी है। असल में आपको थोड़ा पॉइंट बताता हूं। 1931 में इस डोगरा रूल के खिलाफ बहुत ज्यादा मास अपराइजिंग हुई, जिसको आप कह सकते हैं एंटी डोगरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बोला गया कि देखिए डोगरा रूल को खत्म करो, जो ये डोगरा रूल है इसको खत्म करो, पीपल्स रूल आना चाहिए, ऑटोक्रेटिक रूल खत्म होना चाहिए। और बहुत सारी हलचल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मैं यहां पे वो डिस्कशन नहीं करूंगा, टू द पॉइंट ही मैं चलूंगा। 1932 में इंपॉर्टेंट ये हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस याद रखो, ये पार्टी बनाई गई और ये पार्टी बनाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 में फॉर्म हुई, शेख अब्दुल्ला ने बनाई, इसी का बाद में 1939 में नाम पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही पॉइंट याद रखना आप। 1934 में पहला लेजिस्लेचर बनाया जेएंडके का, उसका नाम बताओ। 2-4 बार पूछा है अभी जेकेएसएसबी ने, प्रजा सभा। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आजादी का दिन, ब्रिटिशर्स का रूल खत्म, इंडिपेंडेंस डे आता है डोगरा रूल के बाद, और जेएंडके इंडिपेंडेंट बन जाता है। अब डोगरा रूलर्स में लास्ट महाराजा है महाराजा हरि सिंह। चूंकि इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसमें बोला गया देखिए इंडिपेंडेंस तो होगी, अब इंडिया बना, पाकिस्तान बना, अब प्रिंसली स्टेट्स के पास ये आजादी है, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। जेएंडके भी इंडिपेंडेंट बन गया, तो महाराजा हरि सिंह ने पहले बोला ना मैं इंडिया के साथ जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। इनिशियली इसने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहूंगा। इसने क्या किया? इसने इसी दिन भेजा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। तो इस दिन पे इसने क्या किया? असल में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा हरि सिंह ने बोला कि इंडिया को भी भेजता हूं, पाकिस्तान को भी भेजता हूं, कि देखिए मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा लेकिन बाकी चीजें चलती रहेंगी। जिस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, चलने दो, बॉर्डर्स को नहीं रोकेंगे। और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, चलने दो, लेकिन मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आप दोनों के साथ साइन करना चाहूंगा। तो 15 अगस्त 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान साइन करता है, लेकिन इंडिया इसको साइन नहीं करता। साइन करता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा हरि सिंह एंड पाकिस्तान, और इसका मकसद था कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे। मतलब जिस तरह से चल रहा है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिस तरह से चल रहे हैं, चलने दो इनको, हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूं, हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करते हैं, चलने दो चीजों को, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं। इंडिया ने नहीं माना। इंडिया ने बोला हम फर्दर टॉक्स करना चाहते हैं, तो इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो साइन तो कर लिया, लेकिन इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को वायलेट भी किया। क्यों? क्योंकि यहां पे ये था कि आप ना हमको हमला करेंगे ना हम आपको हमला करेंगे, हम चीजें चलते रहेंगे, लेकिन हम इंडिपेंडेंट है। लेकिन पाकिस्तान ने एक साइड से तो एग्रीमेंट को साइन किया, दूसरे साइड से अपना ऑपरेशन गुलमर्ग स्टार्ट किया। और ऑपरेशन गुलमर्ग जो था, ये सीक्रेट ऑपरेशन था पाकिस्तान आर्मी का, जिसमें क्या ट्राइबल इन्वेजन ये कर रहे थे। तो 22 अक्टूबर 1942 को क्या हुआ? ट्राइबल आर्मर्ड ग्रुप जो थे, ट्राइबल मिलिटिया भी इनको बोलते हैं, ट्राइबल आर्मर्ड ग्रुप जो थे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, वो कश्मीर इन्वेड करते हैं। और मकसद था ऑपरेशन गुलमर्ग, जो कि सीक्रेट पाकिस्तान का आर्मी का ये ऑपरेशन था, जिसका मकसद था कि हम जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे। अब क्या था? इन्वेजन तो हो गया। ये इन्वेजन जो है, इसकी वजह से महाराजा बड़ा टेंशन में आ गया। पहले तो महाराजा श्रीनगर में था, वो फिर जम्मू भाग गया, लेकिन ये महाराजा इंडिया की हेल्प मांग रहा था कि देखो पाकिस्तान तो बेच रहा है अपना आर्मड ग्रुप, ट्राइबल आर्मड ग्रुप, बैक्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। तो यहाँ पे क्या हुआ? महाराजा जो इंडिया की मदद मांग रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपको मदद करने का, हमें कोई डॉक्यूमेंट तो साइन करके दो, ऐसे लीगली हम आपको मदद ही नहीं कर सकते, आप पहले साइन करो। तो 26 अक्टूबर 1947 को डॉक्यूमेंट पे साइन होता है, तो लीगली इंडिया एंटर करता है कश्मीर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है विद इंडिया कब? 26 अक्टूबर 1947 को। महाराजा हरि सिंह जो है वो इंडिया के साथ जुड़ता है, लेकिन
इंपॉर्टेंट ये है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के मामले में, एक्सटर्नल अफेयर के मामले में और कम्युनिकेशन के मामले में। तो इंडिया के साथ वो एक्सीड तो होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बोलता है इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ डिफेंस होगा, इंडिया के हाथ में जे.एंड.के का एक्सटर्नल अफेयर होगा और कम्युनिकेशन होगा, बाकी जे.एंड.के इंटरनली इंडिपेंडेंट है। महाराजा हरि सिंह का ये मकसद था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में। लेकिन अब डिफेंस आ गया तो अब लीगली इंडिया का डिफेंस, इंडिया का मिलिट्री हेल्प जा सकता था कश्मीर, और ये बन गया लीगल फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेशन विद इंडिया। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की वजह से ही इंडिया के साथ जे.एंड.के जुड़ गया। अब क्या हुआ, अब वहां से ट्राइबल आर्मड ग्रुप है, यहां से महाराजा का मदद, और महाराजा साइन भी करता है, देखो मैंने लीगली आपको बता दिया कि आपके साथ हैं हम, हमारा डिफेंस आपके अंडर है, हमारा एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के अंडर है, कम्युनिकेशन आप ही के अंडर है, तो डिफेंस भी आ गया। तो अब इंडिया लीगली एंटर करता है। तो 27 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, इंडियन आर्मी एंटर्स कश्मीर। देखो बच्चा, 26 अक्टूबर को ये महाराजा साइन करता है, लेकिन 27 अक्टूबर को असल में इंडिया भी इसको साइन करता है। तो अगले दिन 26 अक्टूबर महाराजा ने साइन किया, अगले दिन 27 अक्टूबर को इंडिया साइन करता है। कैसे? इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को एक्सेप्ट करता है कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन उसके ऊपर साइन करता है, और फिर इसी दिन रात को इंडियन आर्मी कश्मीर एंटर करती है। इंडियन आर्मी जो है वो एयरवेज के जरिए श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरे टू रिबल कौन से ट्राइबल, ये जो आर्मड ग्रुप थे, और जब इनको बैक कर रहा था पाकिस्तान आर्मी, तो आप कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट वार इसी तरह से स्टार्ट हो गया। 1947-48 चल रहा है वार। जब वार चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो 1 जनवरी 1948 को क्या होता है, इंडिया जाता है यूनाइटेड नेशंस, इंडिया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये इशू बन जाता है इंटरनेशनल। इंडिया जाता है यूनाइटेड नेशंस को, देखो भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, हमारे पास ये है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के वो कब्जा करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इस वार को रोकिए, और आप ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को बेस मानते हुए इंडिया वहां पे गया लीगली दिखाने के लिए। देखिए महाराजा ने ये साइन किया वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिटेल्स है, मैं ऊपर से आपको बता दूं। 1 जनवरी 1949 को क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस का सीज फायर जो है इफेक्ट में लाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन बताता है कि देखो सीज फायर करो, सीज फायर मतलब लड़ाई झगड़ा बंद, और सीज फायर लाइन को एस्टैब्लिश किया जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया जाता है इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी में ये बन गया। देखो बच्चा, गलती से यहां पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी नहीं बोलना। इस बात पे पिछले साल एक बच्चा इंटरव्यू में आउट हो गया, इतनी छोटी सी बात पे उसने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला, इतनी छोटी सी बात पे। तो हर वर्ड जो आप लिखते हैं एग्जाम में या इंटरव्यू में बोलते हैं, खासकर आईएएस केएस वाले स्टूडेंट्स, दिमाग में ये भर के रखो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखना, एडमिनिस्ट्रेट नहीं लिखना, और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कभी नहीं लिखना। खत्म। चलो सुनो, कहने का मतलब यहां पे ये है कि सीज फायर जो अनाउंस किया किसने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, सीज फायर लाइन को एस्टैब्लिश किया गया और डिवाइड हुआ जे.एंड.के, जो महाराजा का जे.एंड.के था, कुछ पाकिस्तान के साथ और कुछ इंडिया के साथ, और ये जो सीज फायर लाइन है इसको बाद में नाम दिया गया एज LOC। कब? लेटर कॉल्ड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, 1972 के शिमला एग्रीमेंट में इसी सीज फायर को LOC नाम दिया गया। अब क्या हुआ, ये तो सीज फायर तो अनाउंस हुआ, इफेक्ट में आया, लेकिन इसको किसी कागज पे, डॉक्यूमेंट पे उतारना था, रिकॉर्ड रखना था। तो जुलाई में 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन होता है, इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन। अब ये फॉर्मलाइज करते हैं, ये जो सीज फायर है इसको रिकॉर्ड करते हैं, सीज फायर को डॉक्यूमेंटेड करते हैं, सीज फायर को शॉर्ट में। चलो उसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को क्या होता है, अब पाकिस्तान के हाथ है, इंडिया के हाथ है, इंडिया के पास ज्यादा टेरिटरी है, 2/3 तो इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास 1/3 आ गया, थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड हुआ एज पाकिस्तान के अंडर। अब सुनो, 17 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ, आर्टिकल 370 अडॉप्ट होता है। आर्टिकल 370 जो है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां से बन रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो जे.एंड.के का रिश्ता इंडिया के साथ उधर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखना था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये काम दिया गया
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर को, एन गोपालास्वामी अयंगर को, उन्होंने ही ड्राफ्ट किया इस आर्टिकल 370 को। और आर्टिकल 370 क्या था? जे एंड के का क्या स्टेटस रहेगा इंडिया के साथ, जे एंड के का रिश्ता इंडिया के साथ। तो आर्टिकल 370 को अडॉप्ट किया गया, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 लिखा गया, इंसर्टेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दिया गया इस आर्टिकल 370 के जरिए जे एंड के को स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस। अब इंडिया के पार्लियामेंट्री पावर्स डायरेक्टली स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, वो लिमिटेड होंगे टू द स्टेट। अब ये आर्टिकल 370 बहुत डिटेल में हम आपको आगे आने वाले इसी सीरीज में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। लेक्चर नंबर 4 के आसपास बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलो फिर क्या होता है। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1949 को ही, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है 26 जनवरी 1950 को। कोई मुझे बताएगा क्यों बना? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे एनफोर्स क्यों हुआ? क्योंकि ये डेट 26 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ये 26 जनवरी पता है कितना इंपॉर्टेंट है? ये पहले से इंडिया मनाता आ रहा था एज पूर्ण स्वराज डे, पूरी आज़ादी वाला दिन, और ये 1930 से ये मनाता था इंडिया। 26 जनवरी 1930 पहली बार मनाया पूर्ण स्वराज डे। एक्चुअली 1929 में ही हुआ था लाहौर सेशन, 1929 में ही लाहौर सेशन में ये अनाउंस किया गया। देखो जो आने वाला 1930 का 26 जनवरी है वो पूर्ण स्वराज डे है, पूरी आज़ादी वाला डे, ठीक है ना। तो बस शॉर्ट में ये डे को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे इंडिया में, तो इसीलिए इसी दिन को रखा गया एज रिपब्लिक डे, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 370 था वो भी फोर्स में आ गया, और जेएंडके को स्पेशल स्टेटस मिल गया विद इन इंडिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन विद इन इंडिया। तो जेएंडके लीगली एक डॉक्यूमेंट पे उतारा गया कि ये है पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 के अंदर जब आर्टिकल 370 डाला गया तो ये रिश्ता बना इंडिया के साथ जेएंडके को। इतना ही नहीं, इस रिश्ते को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए जेएंडके को बोला गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाओ और उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करो कि आप पार्ट हो इंडिया के, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपने हिसाब से बनाओ। तो 1951 में जेएंडके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। जेएंडके के लोग इस असेंबली में रखे गए जो कि अब क्या करेंगे, जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उस जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा कि हमारा रिश्ता इंडिया के साथ ज्यादा स्ट्रांग है। इसको और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए आर्टिकल 370 ने तो कर लिया कनेक्शन, लेकिन इस कनेक्शन को और ज्यादा करने के लिए जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, जो कि बनाएगी अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके ड्राफ्ट करना था। और 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है, जिसको नेहरू शेख अब्दुल्ला एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जो ये डिस्कशन इसके ऊपर था कि किस तरह का रिश्ता होगा जेएंडके का इंडिया के साथ, कौन सी चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे, क्या क्या रिलेशनशिप होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या स्पेशल स्टेटस होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। 14 मई 1954 को क्या होता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाता है अंडर आर्टिकल 370 के अंदर लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑर्डर्स निकालेगा जेएंडके का रिश्ता, जेएंडके का स्पेशल स्टेटस देने के लिए, जेएंडके को स्टेटस देने के लिए आर्टिकल 370 के अंदर ये मेंशन था कि प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा जेएंडके के लिए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया और जेएंडके को एक जबरदस्त स्टेटस दिया गया। क्या? आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A क्या बोलता था कि जेएंडके के जो सिटीजन्स है, परमानेंट रेजिडेंट्स है, उनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएंडके अलग अलग कुछ स्पेशल राइट्स देती। तो आर्टिकल 35A यही बोलता था कि परमानेंट रेजिडेंट कौन है जेएंडके का और उनके स्पेशल राइट्स कौन होंगे, और लेजिस्लेचर ऑफ जेएंडके किस तरह से ये स्पेशल राइट्स को अलग अलग टाइम पे डिफाइन करेगा। चलो ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर। चलो इतना ही नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में सिर्फ इतना ही नहीं आया, बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जेएंडके में एक्सटेंड किए गए। फिर जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और 26 जनवरी 1957 को जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है, मतलब फोर्स में आता है। ये फोर्स में इस दिन पे आता है। हालांकि
बनता ये नवंबर 1956 को ही है जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, जिसमें अब ये एक्सप्लेन अच्छी तरह था कि जेएंडके है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरा डॉक्यूमेंट, और वो जेएंडके की असेंबली ने ही बनाया। और जेएंडके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिसॉल्व होती है, अपने आप को डिसॉल्व करती है विदाउट रिकमेंडिंग एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये लाइन इतनी हैवी है, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैं लेक्चर नंबर 4 में ही या 5 में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेक्चर नंबर 4 के आसपास या 5 के 4 में ही ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो अब सुनो, 90 अब तो ठीक है चल रहा है जे एंड के अच्छे से। 1965 को क्या होता है जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन में 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। क्या होता है, दो चेंजेस इंपॉर्टेंट आती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे एंड के बोला जाता था उससे पहले, अब बोला गया, देखो क्या था, जे एंड के में चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। ओके, वजीर आजम भी आप बोल सकते हैं। और जे में क्या था, जे में गवर्नर नहीं होता था, सदर रियासत होता था, सदर रियासत होता था। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया के साथ और ज्यादा क्लोज लाने के लिए, इंडिया के साथ और ज्यादा क्लोज लाने के लिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलना चाहिए। बाकी स्टेट्स में सीएम है और बाकी स्टेट्स में गवर्नर है, तो बोला गया कि आप जे के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो और इंडिया के साथ और ज्यादा क्लोज आ जाओ। बाकी स्टेट्स की तरह आप पीएम के बदले सीएम बनो, और बाकी स्टेट्स की तरह आप सदर रियासत को हटा के गवर्नर नाम दे दो। वही हुआ, 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जिसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे का नाम बदल दिया एज चीफ मिनिस्टर, और पहला मोहम्मद सादिक बना चीफ मिनिस्टर। सदर रियासत का नाम हटा के अब जे में गवर्नर, और पहला गवर्नर करण सिंह बना, ठीक है। ये जे को ज्यादा क्लोज लाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे और चीफ मिनिस्टर ऑफ जे देखते हैं, उसके बाद गवर्नर्स, और उसके बाद गवर्नर्स और सदरी रियासत, और सबसे इंपॉर्टेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ जे यूटी भी देखते हैं। चलो देखते हैं, और सवाल कहां कहां से जेकेएस भी पूछता है वो आपको बताऊंगा। देखो, जे में जो प्राइम मिनिस्टर्स का पोस्ट है ना, वो बहुत पहले से चल रहा था, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस, जब जे प्रिंसली स्टेट था, ब्रिटिशर्स थे तब की, बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर सवाल आए पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आपको नाम लेना है राजा सर दलजीत सिंह। विद इन ब्रिटिश रूल कुछ भी आए, या प्रिंसली स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट जो था जे तो ये आपको याद रखना है, राजा। तो क्या याद रखा आपने, क्या क्या बोला था मैं, हाँ, राजा सर दिलजीत सिंह। ओके ठीक है, चलो इतना तो क्लियर है, अजान हुई थी इसलिए मैंने पास किया था। अच्छा सुना आपने, पहला बिफोर इंडिपेंडेंस ये है, या ब्रिटिश रूल के दौरान, या प्रिंसली स्टेट जब जे था तो ये है। आफ्टर इंडिपेंडेंस आए पहला तो मेहरचंद महाजन, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आए आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात तो ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो मेहरचंद महाजन आप लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है कि फर्स्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर कौन बना, शेख अब्दुल्ला, आप याद रखेंगे। अगर सवाल आए फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, शेख अब्दुल्ला, क्योंकि इलेक्शन जब हुए तो शेख अब्दुल्ला पहला इलेक्टेड 1951 के इलेक्शन में बनता है शेख अब्दुल्ला, ठीक है। ओके, थोड़ी टाइम के लिए शेख अब्दुल्ला था, लेकिन फिर इलेक्शन होता है तो शेख अब्दुल्ला ही फर्स्ट इलेक्टेड बन जाता है। फर्स्ट पॉपुलर पीएम शेख अब्दुल्ला, फर्स्ट इलेक्टेड पीएम शेख अब्दुल्ला, फर्स्ट पीएम आफ्टर इंडिपेंडेंस मेहरचंद महाजन, फर्स्ट पीएम बिफोर इंडिपेंडेंस दिलजीत सिंह, उसके बाद लास्ट पीएम गुलाम मोहम्मद सादिक। शॉर्टेस्ट टेन्योर वाला, शॉर्टेस्ट टर्म वाला पीएम आपका ख्वाजा शमसुद्दीन है, याद रखना। शॉर्टेस्ट टर्म वाला उतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन लॉन्गेस्ट टर्म वाला आता है 10 से भी ज्यादा साल लगभग, बख्शी गुलाम मोहम्मद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। लॉन्गेस्ट टर्म वाला प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है आपको। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पॉपुलर, फर्स्ट इलेक्टेड, लास्ट पीएम, ये सारे सवालों का जवाब अभी आपको देना है इसी सेशन में। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब कितने चीफ मिनिस्टर्स टोटल आए जम्मू एंड कश्मीर में, 9 चीफ मिनिस्टर्स टोटल आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। पहला चीफ मिनिस्टर वही जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर था, वही बना फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। कब, जब ये 1965 में 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जे कॉन्स्टिट्यूशन में, 1965 में। प्राइम मिनिस्टर बना ना सीएम, अभी मैं यही बोल रहा था। तो लास्ट प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक, यही बना सीएम, और सीएम बना ये कब, 1965 में, फर्स्ट सीएम। अगर सवाल आए फर्स्ट सीएम, लास्ट पीएम, लास्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट सीएम एक ही है। चलो, और अगर सवाल आए
लॉन्गेस्ट कंबाइंड टर्म वाला आपको बताना है। प्राइम मिनिस्टर भी और सीएम भी लॉन्गेस्ट टर्म किसकी है, कंबाइंड टर्म, वो है शेख अब्दुल्ला, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर भी कुछ टाइम के लिए रहा और सीएम भी कुछ टाइम के लिए रहा, तो कंबाइंड टर्म आपका लॉन्गेस्ट है शेख अब्दुल्ला, ठीक है। और लॉन्गेस्ट टर्म अगर आए तो वैसे सीएम सीएम अगर आए तो आपका है फारूक अब्दुल्ला सीएम, कंबाइंड में आपका शेख अब्दुल्ला, ओके। और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी बार, ये 3 बार सीएम बना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स यही है फारूक अब्दुल्ला, 3 बार, 3 टर्म्स है इसके, 3 बार ये सीएम बना, ओके। शॉर्टेस्ट टर्म वाला सीएम आपका ये है, 3 बार सीएम बना है, देखो यहां पे भी और इस डेट पे भी। चलो इतना तो क्लियर है। अगर सवाल आए कि उसके बाद ये 2 टर्म्स वाला, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हालांकि ये देखो ना, एक टर्म यहां पे, एक टर्म यहां पे। चलो अगर सवाल आए यंगेस्ट सीएम, आपको याद रखना है उमर अब्दुल्ला, और ये 2 टर्म्स, अभी इसका करंट टर्म चल ही रहा है, ठीक है, यंगेस्ट सीएम उमर अब्दुल्ला। ओनली फीमेल सीएम अगर आए तो महबूबा मुफ्ती, और यही थी 9th सीएम, लास्ट सीएम ऑफ J&K स्टेट, यही थी 9th सीएम। उससे पहले आपको लग रहा होगा नंबर ज्यादा है, नहीं, ये 2 बार बनी है, देखो ये 4 है यहाँ पे, और ये अभी 4 ही है, ये अभी 4th ही है, ठीक है ना, ये देखो 6 है, ये 4 3 है, इसलिए क्योंकि यही बंदा 3 बार सीएम बना है, ठीक है। चलो क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। ओनली फीमेल सीएम, लास्ट सीएम ऑफ द J&K स्टेट महबूबा मुफ्ती, और टोटल कितने सीएम है, 9 सीएम से। फर्स्ट सीएम ऑफ J&K यूटी कौन, जब J&K यूटी बना तो पहला सीएम कौन बना, अभी वही जो करंट सीएम चल रहा है वो है उमर अब्दुल्ला, ठीक है, ओके। चलो अब सीएम का सवाल का जवाब देना है आपको, ये सारे सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। फर्स्ट पीएम बिफोर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट पीएम आफ्टर इंडिपेंडेंस, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पॉपुलर या इलेक्टेड पीएम, फोर्थ क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम लिखा है यहां पे, लॉन्गेस्ट कंबाइंड टर्म एज पीएम और सीएम, सीएम जिसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स उसके, लास्ट पीएम और फर्स्ट सीएम कौन था, लास्ट सीएम ऑफ J&K स्टेट, फर्स्ट सीएम ऑफ J&K यूटी, यंगेस्ट सीएम, और करंट सीएम भी वो बोलना, यंगेस्ट और करंट वही है, ओनली फीमेल सीएम, शॉर्टेस्ट टर्म वाला सीएम, टोटल सीएम अभी तक कितने बने J&K में, पीएम नहीं सीएम, टोटल इलेक्टेड पीएम ऑफ J&K। अच्छा ये सवाल जिसको आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जानना चाहूंगा, टोटल इलेक्ट, मैंने नहीं बोला टोटल पीएम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, नहीं बोला, टोटल इलेक्टेड पीएम ऑफ J&K, उसमें पहला मेहरचंद वाला महाजन जो पहला है, उसके बगैर आपको बोलना है, ठीक है। चलो अब सदर रियासत या गवर्नर की बात हम करेंगे, सदर रियासत या गवर्नर, देखो सदर रियासत पहले पोस्ट था 1965 में, ये पोस्ट 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया J&K कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये पोस्ट डिलीट किया गया, चेंज किया गया, डिलीट नहीं, नाम चेंज किया गया। सुनो, सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक ही बना है अभी तक, सदर रियासत एक ही बना है, और वही एक बना है फर्स्ट एंड ओनली सदर रियासत, करण सिंह। करण सिंह क्या लगता था महाराजा हरि सिंह को, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। अब सुनो, ये करण सिंह जो है, जो कि सदर रियासत थे, सदर रियासत का जब नाम चेंज किया गया तो यही गवर्नर बना, तो करण सिंह ही था जो पहला गवर्नर भी बना, क्योंकि ये नाम जब चेंज किया गया तो लास्ट या ओनली या फर्स्ट सदर रियासत करण सिंह ही था, लास्ट भी यही, फर्स्ट भी यही, ओनली भी यही, सदर रियासत करण सिंह था। तो फर्स्ट गवर्नर, जब सदर रियासत नाम चेंज किया गया इनटू गवर्नर, तो पहला गवर्नर बताइए, करण सिंह। उसके साथ साथ 2 टर्म्स वाले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो लॉन्गेस्ट टर्म वाला गवर्नर याद रखना है आपको, NN वोहरा, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्गेस्ट टर्म वाला गवर्नर आपका है NN वोहरा। लास्ट गवर्नर है आपका सत्यपाल मलिक। तो लास्ट गवर्नर आप J&K स्टेट, क्योंकि उसके बाद गवर्नर नहीं बने, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, तो लास्ट, ठीक है, 10 टोटल गवर्नर्स जम्मू एंड कश्मीर में रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है LG ऑफ J&K यूटी, अभी तक 2 ही LG बने हैं J&K यूटी में, पहला LG GC मुर्मू, और फिर अभी सेकंड LG, आप सेकंड LG भी बोल सकते हैं, कौन बना J&K में, मनोज सिन्हा, और लॉन्गेस्ट टर्म वाला LG मनोज सिन्हा, और करंट LG मनोज सिन्हा, ठीक है, ओके। लद्दाख के भी LG बने, और लद्दाख के ये 3 LG बने हैं, फर्स्ट LG RK माथुर, और लॉन्गेस्ट टर्म वाले LG भी RK माथुर ही हैं अभी तक लॉन्गेस्ट टर्म वाले LG RK माथुर साहब ही हैं। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन को भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। फर्स्ट सदर रियासत कौन, टोटल कितने सदर रियासत बने हैं,
फर्स्ट गवर्नर या लास्ट सदर रियासत कौन? और तीनों का जवाब एक ही है, लास्ट गवर्नर ऑफ J&K स्टेट, लॉन्गेस्ट टर्म वाला LG UT का, J&K UT का, चलो लॉन्गेस्ट टर्म वाला LG J&K UT का, लॉन्गेस्ट टर्म गवर्नर बोलना है आपको, फर्स्ट LG ऑफ J&K UT बताना है आपको, सेकंड LG ऑफ J&K UT बताना है आपको, फर्स्ट लद्दाख यूटी का LG, लॉन्गेस्ट टर्म लद्दाख का, चलो ऊपर हम लिख ही लेते हैं LG J&K UT का लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है कि टोटल कितने LG रहे हैं J&K के भी और लद्दाख के भी कंबाइंड एज ऑफ 2026, जो मैं अभी आजकल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, ये आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब सुनो, अमेंडमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अमेंडमेंट्स जो 2026 तक हुए हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है 2021 में अमेंडमेंट आया है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसमें ये 2 सेक्शंस में चेंज आई, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर चेंज आई। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कल हम पहले ये लेक्चर 2 में देखेंगे। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JKSSB यहीं से सवाल पूछ रहा है। बार बार ये वाले लेक्चर 2 से JKSSB सवाल पूछता है, बार बार अलग अलग एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल, और अभी जो लेटेस्ट 2025 में जो एग्जाम्स हुए, ये लेक्चर 2 से बहुत सारे सवाल आए हैं JKSSB के, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखिए, लेक्चर 3 में इस वाले अमेंडमेंट को हम कवर करेंगे। लेक्चर 4 में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल अभी बिल है, एक्ट नहीं बना, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ रूल्स चेंज किए। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चेंज कर सकता है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे, और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, एडॉप्टेशन ऑर्डर, और कुछ ट्रिक्स, ये सारा कुछ हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। उसके बाद याद रखना, लेक्चर 5 जो है वो जब आपका स्टार्ट होगा, लेक्चर 5 से लेके लेक्चर 9 तक वो चलेगा आपका बराबर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का बराबर सेक्शन। हालांकि लेक्चर 5 में आपको बताऊं, आर्टिकल 370 का हिस्ट्री सब कुछ थोड़ा बहुत, आर्टिकल कैसे हटा ये आर्टिकल 370, कैसे J&K कॉन्स्टिट्यूशन हटा, कैसे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, वो सब कुछ आपको लेक्चर नंबर 5 में मिलेगा। और लेक्चर नंबर 5 से लेक्चर नंबर 9 तक आपके सारे सेक्शन बाय सेक्शन और पार्ट सारे हम कवर करने वाले हैं, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, तभी मुझे लगेगा कि आपको हर एक बात समझ में आई है। आपका काम है कमेंट सेक्शन में जवाब देना स्टार्ट करो, और लेक्चर कैसा लगा ये बता दो, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रख लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस। और हमारे ये कोर्सेज ऑफर पे अभी चल रहे हैं, तो ऑफर का बेनिफिट लेके इन कोर्सेज में आप ज्वाइन हो जाइए। कोई बैच आपको 500 में मिलेगा, कोई बैच आपको 600 में मिलेगा, कोई बैच आपको 700 में मिलेगा, इसी के आसपास आपको हमारे ये बैचेस मिल जाएंगे अभी ऑफर पे। तो ऑफर का बेनिफिट लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिलेगा हमारे कोर्सेज का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा ऑन J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। JKSSB एग्जाम्स का ये फेवरेट टॉपिक रहने वाला है। 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स में देखा, 2026 में भी बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम कल के लेक्चर में J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में ये 2 अमेंडमेंट्स, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में ये, और लेक्चर 5 से आपका सेक्शन हर एक चीज डिटेल में आपको कराया जाएगा, पूरा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया जाएगा। मैंने पहले अमेंडमेंट्स इसलिए आपको पढ़ाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे वो लेक्चर्स देखे हैं जो मैंने आपको सेक्शंस पढ़ाए हैं, वो थोड़ा बोर ना हो जाए, थोड़ी नई चीजें उसको सीखने को मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना और नीचे बताना कैसा लगा लेक्चर। ओके, बाय बाय, और इस लेक्चर को लाइक ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ओके, बाय।